हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएससी सगाली में स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से केमिस्ट्री के लेसन 4 जो न्यू पैटर्न पे है, तो लेसन 4 में इस बार क्या है, तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं दोस्तों। पहले ये 8 लेसन में था, लेकिन कुछ लेसन को हटाया गया है, जिससे अभी ये 4 लेसन में है न्यू एडिशन से। तो देखिए, इस पार्ट का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों, इस डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को समझने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल समझना होगा। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी को समझना होगा, समूह समझना होगा, आवर्त समझना होगा। तो चलिए, हम थोड़ा टाइम लेकर समझा देते हैं उस चीज़ को। चलिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक हम सारणी बनाते हैं। दोस्तों, ये हम आवर्त सारणी बना रहे हैं। इस आवर्त सारणी में समूह का संख्या 18 होता है। समूह कितना होता है दोस्तों? समूह यानी कि ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। और ये देखिएगा, इस तरह से ग्रुप बनाया हुआ होता है। तो ग्रुप का संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। इसके बाद आवर्त कितना होता है दोस्तों? आवर्त यानी कि पीरियड। आवर्त कितना होता है? तो 7 होता है। आवर्त कितना होता है? 7 होता है। और समूह कितना होता है? 18 होता है। अब इसके बाद आप देखिएगा, ये पहला समूह है जिसे फर्स्ट ए कहा जाता है। कौन सा समूह? पहला समूह फर्स्ट ए कहा जाता है। ये लास्ट है जिसको जीरो समूह या 8th ए के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 8th ए के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं 0वां समूह या 8th ए। अब देखिएगा दोस्तों, ये पूरे आवर्त सारणी को कुल मिलाकर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। वो कौन कौन है? एस है, पी है, डी है और एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में कौन कौन सा है? तो देखिएगा, एस ब्लॉक यहाँ पे एक ठो है और एक ठो यहाँ पे है। ये 2 ठो एस ब्लॉक के हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 ठो हो गया दोस्तों एस ब्लॉक में। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इधर से पी ब्लॉक आ जाता है। यहाँ से कै ठो? 1 2 3 4 5 6 ठो। 6 ठो किस में आ जाता है? तो ये 6 ठो पी ब्लॉक में आ जाता है। किस में आ जाता है? पी ब्लॉक में आ जाता है। पी ब्लॉक में कितना हो गया दोस्तों? 6 ठो। इसके बाद जो भी बीच में बच गया, वो डी ब्लॉक का आता है। कौन सा ब्लॉक का आता है? डी ब्लॉक का, जिसमें कितना होता है? 10 ठो समूह होता है। तो एस में 2 समूह, पी में 6 समूह, तो कितना हो गया? 6 2 8 समूह। और डी में कितना? 10 ठो समूह। तो 10 और 8 18 समूह होते हैं। तो कुल 18 समूह आप समझ लिए। अब देखिएगा, पहला समूह को क्या कहा जाता है। आज दोस्तों पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। तो पहला समूह को ये क्षारीय धातु कहा जाता है। पहले को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। और दूसरा को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। दूसरा को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे जो 17वां होता है, इसको हाइड्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। और लास्ट वाले को अक्रिय गैस परिवार के नाम से, इनर्ट गैस परिवार के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये 3 ठो तो ब्लॉक हो गया। लास्ट में नीचे आप देखते होंगे, पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ें तो देखते होंगे लास्ट में नीचे 2 ठो और यहाँ पे आवर्त रहता है, अलग से दिया हुआ, अलग से 2 आवर्त रहता है, जिसको पहले वाले को लेंथेनाइड कहा जाता है। कुल मिलाकर ये एफ ब्लॉक का है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। और पहला को लेंथेनाइड के नाम से जाना जाता है और दूसरा को एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है।
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, फिर से ऊपर आते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के जितने भी हैं इन सभी तत्वों को संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब इसे संक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में आकर रुकता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक में आकर रुकता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। साथ साथ इसमें 3 ठो संक्रमण तत्व नहीं आते हैं। 3 ठो तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। कौन कौन नहीं होते हैं दोस्तों? तो पहला जिंक, कैडमियम और पारा। जिंक, कैडमियम और पारा संक्रमण समूह में होते हुए भी, यानी कि डी ऑर्बिटल में होते हुए भी, डी ब्लॉक में होते हुए भी ये संक्रमण तत्व नहीं गिने जाते हैं। Zn, Cd और Hg डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण तत्व में गिने नहीं जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो जिंक, कैडमियम, पारा। इसके बाद दोस्तों आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो इधर से इसको अभी बता ही दिए, 0वां समूह या 18वां समूह कहा जाता है। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, जो कि ये कौन सा परिवार होता है? तो 17वां यानी कि हाइड्रोजन परिवार कहलाता है। और यहाँ पे क्या है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तत्व आते हैं। इसके बाद देखिएगा संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व शुरू होता है यहाँ से, यानी कि यहाँ पे परमाणु संख्या कितना होगा दोस्तों? तो समझिएगा परमाणु संख्या यहाँ पे कितना होना चाहिए। सबसे पहले आपको कम से कम लगातार 30 तक परमाणु संख्या, यानी कि तत्व, द्रव्यमान, संकेत सभी का सभी याद रहना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में 30 तक परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत वगैरह टोटल याद रहना चाहिए। बाकी बात जरूरत के अनुसार और तत्व का नाम, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या सब चीज याद होना चाहिए दोस्तों, जो जो चीज जरूरत होता होगा आगे, लेकिन 30 तक एक तरफ से याद होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम तक खत्म होता है। कहाँ से खत्म होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे नियॉन होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या जाता है? आर्गन 18 होता है। इसके बाद 19 में क्या होता है? तो 19 में आपका पोटेशियम होता है और 20 में कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। स्कैंडियम यानी कि कितना से? 21। 20 तक तो आपका कैल्शियम हो गया और 21 से शुरू होता है संक्रमण तत्व। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व का परमाणु संख्या शुरुआत में कितना है, या संक्रमण तत्व किस परमाणु संख्या से शुरू होता है, या दोस्तों संक्रमण तत्व का जब शुरुआत होता है वो किस तत्व से शुरुआत होता है? तो स्कैंडियम से शुरुआत होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और यहाँ पे जिंक पे आके रुक जाता है। और ये जिंक कितना पे होता है? 30 पे होता है, यानी कि 21 से 30 तक ये 3 श्रेणी होता है। पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी। बाकी बात फिर से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आ जाता है। तो पहला श्रेणी 21 से 30 तक, वैसे ही दूसरा श्रेणी होता है, इसी तरह से तीसरा श्रेणी आता है दोस्तों। तो यहाँ से ये भी पूछ दिया जाता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के बीच में कुछ 3 ठो लेकर बोल दिया जाएगा कि बताइए ये किस श्रेणी का तत्व है, संक्रमण में किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है, ये भी पूछ दिया जाता है। या तत्व का नाम दे के पूछ देगा कि बताइए ये किस, मैग्नीज, मैग्नीज किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी आपको पीरियोडिक टेबल से मिला। बाकी बात आगे क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और चीज़ें बताते चलेंगे, तो ये आप स्किप करके ना देखिएगा, ज़रूर देखेंगे। और साथ साथ दोस्तों आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी खाली हाथ ना बैठे रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में कोई पैसा खर्चा नहीं होना है दोस्तों, इसलिए लाइक करते रहिएगा, हमको भी मन लगेगा, अच्छा अच्छा वीडियो देते चलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1 क्या है दोस्तों? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप यानी किस समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। एस है, पी है, डी है और एफ है। ये सब ब्लॉक दिया हुआ है।
क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो अभी हम तुरंत ही यहाँ पे थ्योरी टाइप का बता रहे थे, इसमें पढ़े कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लगा लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? भूपर्पट्टी पर यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं भूपर्पट्टी पर, याद रखिएगा सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? तो सिलिकॉन पाया जाएगा। कौन सा? सिलिकॉन। ये भूपर्पट्टी पर पाया जाएगा। 1 नंबर पे सिलिकॉन है और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। 1 नंबर पे सिलिकॉन और दूसरा नंबर पर एल्यूमिनियम। लेकिन दोस्तों जब तत्व कहा जाएगा तब ये आंसर होगा। और अगर कह दिया जाए कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु तत्व कौन है, अगर धातु क्वेश्चन में जोड़ दिया जाए कि धातु तत्व कौन है, तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन धातु नहीं है, उपधातु है, और एल्यूमिनियम धातु है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं सर्वाधिक तत्व। तो सर्वाधिक तत्व में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन बदल के धातु तत्व कह दिया जाए तब क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को कम लिए लेकिन एक क्वेश्चन में कई ठो क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। स्किप करके केवल क्वेश्चन और ऑप्शन लिखने से काम नहीं बनने वाला है जब तक अच्छा से नहीं देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको धज्जी उड़ा कर आना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्न में कौन रेड लेड का सूत्र है? रेड लेड का सूत्र है। किसका सूत्र है? रेड लेड का। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा रेड लेड का? Pb3O4। क्या हो जाएगा? रेड लेड का सूत्र Pb3O4, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से दोस्तों क्लास में आपको जितना भी सूत्र याद करवाया गया है, लिखवाया गया है, वो सभी सूत्रों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो देखिएगा प्रथम संक्रमण शुरुआत कहाँ से होता है? परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है? तो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं। अब देखिएगा उसमें क्या आएगा? फेरस भी आ जाएगा, क्रोमियम भी आ जाएगा, मैग्नीज भी आ जाएगा, और निकेल, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम है। Mg और Mn में फर्क है। ये है मैग्नीज और ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो दोस्तों संक्रमण में आता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये प्रथम श्रेणी का नहीं है। इसके बाद चलेंगे तो ये 21 में कौन हो जाता है? स्कैंडियम, और 30 में क्या हो जाता है? जिंक। ये भी याद रख लेना जरूरी है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 है किसे हरा थोथा कहा जाता है? हरा थोथा दोस्तों FeSO4 7H2O क्या है? हरा थोथा है। अगर 5H2O हो जाएगा तो वो नीला थोथा हो जाएगा। अगर 5H2O हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीला थोथा हो जाएगा। दोस्तों इसको भी आप अच्छा से कंप्लीट करिएगा, थोथा, नीला थोथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? कौन सा धातु तत्व? यहाँ पे सभी के सभी धातु तत्व हैं, और अम्ल से अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा धातु हो जाएगा? कॉपर। कॉपर को जब अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मुक्त करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ दिया जाए फेरस क्या है? तो प्रथम संक्रमण तत्व है, प्रथम श्रेणी का। और जिंक क्या है? तो जिंक तो संक्रमण में होते हुए भी और संक्रमण तत्व नहीं होता है। कौन कौन नहीं होता अभी नहीं बताया? जिंक, कैडमियम और पारा, ये तीनों के तीनों क्या है? तो संक्रमण ग्रुप में होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
निम्न में किसका घनत्व अधिकतम है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट रहेगा लेकिन आपको याद रखने के बाद ही वो इजी पड़ेगा। क्वेश्चन है सबसे अधिकतम घनत्व, तो सबसे अधिकतम घनत्व यहाँ पे किसका होता है, पारा का होता है। सबसे अधिकतम घनत्व किसका हो जाएगा, पारा का। तो देखेंगे पारा के बारे में, और ऐसा तत्व जो हाईलाइटेड होते हैं दोस्तों, इसका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या आपको याद रखते ही चलना है। तो देखिएगा इसका कितना हो जाएगा, एक Hg हो गया, यहाँ पे Pb हो गया, तो यहाँ पे Pb सीसा है, तो सीसा और Hg ये दोनों को आप याद रखिए। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या ये सब तत्व बहुत काम के हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी हो सकता है परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दे दे, आपसे न्यूट्रॉन संख्या पूछ लिया जाता है, पीछे वीडियो में बताया था दोस्तों। चलिए ये फिजिक्स का भी है टॉपिक, केमिस्ट्री का भी है। तो क्वेश्चन है सबसे अधिकतम घनत्व किसका होता है, तो सबसे अधिकतम घनत्व यहाँ पे पारा का होता है, Hg का होता है। वहीं पे पूछ दिया जाए कि सबसे न्यूनतम क्वथनांक पूछ दिया जाए, क्या चीज, क्वथनांक। सबसे न्यूनतम क्वथनांक किसका होता है, तो पारा का होता है। घनत्व सबसे ज्यादा और क्वथनांक सबसे कम किसका होता है, तो पारा का होता है, Hg का होता है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संक्रमण तत्व के कुल कितनी श्रेणियां हैं। तो अभी हम पीछे बताए थ्योरी में से कि संक्रमण तत्व के कितने श्रेणी है, 3 श्रेणी है। संक्रमण तत्व के कितने श्रेणी है दोस्तों, 3 श्रेणी। पहला कितना से शुरू होता है, तो पहला 21 से 30 तक शुरू होता है। बाकी बात कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा और तीसरा कितना से कितना तक होना चाहिए। पहला कितना से कितना तक है, 21 से 30 तक है। 21 में कौन है, तो स्कैंडियम है। इसके बाद 30 में क्या है, तो जिंक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, कितना श्रेणियां हो गया, 3 श्रेणियां, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। दोस्तों डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो देखेंगे डी ऑर्बिटल का आकार इस तरह का होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि डबल डम्बवेल होता है। क्या होता है, डबल डम्बवेल होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे डी ऑर्बिटल कैसा होता है, तो गोलीय होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलीय होता है। तो अगर डी ऑर्बिटल होता तो ए, और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलीय होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलीय। यहाँ पे डी के लिए क्वेश्चन है, तो डी के लिए डबल डम्बवेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छा चालक, तो सबसे पहले समझेंगे चालन किसके कारण होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालन करता है कोई भी तत्व। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे क्या है, अच्छा चालक। तो अच्छा चालक दोस्तों कॉपर होता है। अच्छा चालक कौन होता है, कॉपर। उससे भी अच्छा कौन होता है, तो उससे भी अच्छा यहाँ पे आपका चांदी होता है, यानी कि अर्जेंटिनम होता है। Ag हो गया, Cu हो गया, और इसके बाद कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके बाद आपका फेरस हो जाएगा। ये क्रम है क्या चीज का, चालक का। सबसे अच्छा चांदी, इसके बाद कॉपर, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद फेरस यानी कि लोहा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सबसे स्थिर होता है, Sn यानी कि टिन है, Ag चांदी है, Fe लोहा है, और Pb सीसा है। तो किसका हो जाएगा, सीसा का +2 ऑक्सीकरण सबसे स्थिर है अवस्था। अब देखिएगा दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको हम क्लास में भी बताए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी। मान लेते हैं KMnO4 में आपसे पूछ दे कि के का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो जिसका पूछा जाएगा उसको हम x मानने के लिए बोले हैं, और इसके बाद ये सभी का Mn का O4 का, इसके आपको पता है Mn का कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होगा। तो दोस्तों इसका अंतिम कक्षा में या जितना इसको लेना देना पड़े
अष्टक पुराने के लिए, किसी तत्व को अष्टक पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है, जितना लेना या जितना देना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम संयोजकता भी कहते हैं, और वही क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या भी होता है। तो Mn कितना होता है दोस्तों? तो मैग्नीज का हमको सबसे पहले क्या याद रखना होगा? तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है दोस्तों, और उसके बाद फेरस का कितना होता है? 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 8 16 2 18 और 7 25, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 लेना पड़ेगा इसलिए -1 हो जाएगा। अब देखिएगा ऑक्सीजन का क्या होता है? तो इसको 2 ठो लेना पड़ता है दोस्तों, इसलिए -2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। तो इसको कितना चाहिए? 2। जितना देना या लेना पड़े वही ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो 2 लेना पड़ेगा, और 4 ठो है तो 4 से गुणा हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखेंगे x, अब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 दूनी की 8, तो -8 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पे -8 और -1 तो -9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x -9 हो जाएगा। x -9 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में तो इन्हें आकर प्लस में, तो x बराबर 9 हो जाएगा। इस तरह से क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों निकाला जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिले तो आप बना कर आइएगा, क्योंकि आपको दोस्तों क्लास में भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। कौन सा युग्म यानी कि कौन सा जोड़ा है जो कि संक्रमण तत्व है? तो आपको संक्रमण तत्व का पहला श्रेणी कहाँ से कहाँ तक? तो स्कैंडियम से जिंक तक बताया गया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम 11 से है और शुरुआत 21 से 30 तक होता है, तो 11 वाला तो आएगा नहीं, ऑप्शन ये कट गया ऐसे ही। तो दोस्तों आपको भी इस तरह से ऑप्शन पकड़ना होगा। इसके बाद सल्फर और ये फास्फोरस, ये सब भी 15-16 पर आते हैं, ये भी कट गया। इसके बाद कॉपर और फेरस है, और यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों मैग्नीशियम 12 पर होता है, तो ये भी कट जाएगा। क्या बच जाएगा? कॉपर और फेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों काटना सीखिए। इसके बाद का क्वेश्चन 13 क्या है? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा? n-1d 1 से 10 तक कोई भी, और n-s 0 से 2 तक। ये क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का क्वेश्चन है, संक्रमण को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, संक्रमण को और दूसरा नाम से जाना जाता है, वो क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो यहाँ एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके 2 भाग होते हैं। अभी बताएं कि पहले भाग को लेंथेनाइड कहा जाता है, पहले भाग को लेंथेनाइड, और दूसरे भाग को एक्टिनाइड कहा जाता है, जो एक्टेनम और एक्टेनम से शुरू होता है, लेंथेनाइड लेंथेनम से शुरू होता है। और यहाँ पे संक्रमण है, तो दोस्तों ये संक्रमण धातु भी कह सकते हैं, ऑप्शन ए। इसके बाद का क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा लवण धातु सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है? कौन सा लवण है जो धातु सिक्का बनाने में काम आता है? तो ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एजी सब में है, एजी है, और यहाँ पे ऑप्शन में बी आर है, तो AgBr ये क्या चीज़ बनाने में काम आता है? तो धातु सिक्का बनाने में काम आता है। कौन? AgBr, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सभी संक्रमण तत्व होता है, सभी संक्रमण तत्व होता है, क्या होता है? तो सभी संक्रमण तत्व जितने भी हैं संक्रमण तत्व, वो सब के सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात अधातु, उपधातु, मिश्र धातु का ज्ञान दोस्तों आपको होगा ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, मैग्नीज, Mn से मैग्नीज होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है। मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना Bm होता है?
तो मैग्नीज का चुंबकीय गुण 5.85 BM होता है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको डायरेक्टली याद भी रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सा संक्रमण तत्व है? तो आपको पहचानने के लिए सिखा दिया गया है दोस्तों, अच्छे से अभी पीछे वीडियो में बताएं। इसी वीडियो में शुरुआत में बताया गया है कौन सा संक्रमण तत्व है। तो आप देखिए यहाँ पे जिंक, कैडमियम, पारा। दोस्तों ये संक्रमण होते हुए भी संक्रमण नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे सभी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था नोट। यहाँ पे ऑप्शन नोट यानी कि नन ऑफ दिस, कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी तत्व हैं ये संक्रमण तत्व कोई नहीं है, संक्रमण तत्व तीनों नहीं है। याद रखिएगा जिंक, कैडमियम, पारा ये क्या है? संक्रमण तत्व के ग्रुप में होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन फंसाया जाता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो अभी बताएं दोस्तों, एफ ब्लॉक को 2 भाग में बांटा गया है। पहला को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड, दूसरा को एक्टिनाइड। लेंथेनम, पहला तत्व लेंथेनम होता है, यहाँ पे पहला एक्टिनम होता है, जो कि 58 से 71 तक होता है। कितना से कितना तक? 58 से 71 तक, और यहाँ पे 92 से 103 तक होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो याद रखिएगा लेंथेनाइड का कहा जाएगा, लेंथेनाइड का कहा जाएगा तो +3, और एक्टिनाइड का कहा जाएगा, एक्टिनाइड का तो +6 होता है। एक्टिनाइड का कितना होता है? +6, और लेंथेनाइड का कितना होता है? +3 होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्टिनाइडों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। दोस्तों यहाँ पे वो क्वेश्चन मिल ही गया। एक्टिनाइड का कितना होता है? +6 होता है, और लेंथेनाइड का +3 होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को और दूसरा नाम है, उसको कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण, और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, लेंथेनाइड संकुचन का क्या तात्पर्य है? यानी कि दोस्तों एक तरह का परिभाषा है। लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है आयनिक त्रिज्या में कमी। क्या है? आयनिक त्रिज्या में कमी को ही लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, और 23 तो दोस्तों ये एकदम VVI क्वेश्चन है, आपको स्टार लगाकर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। Ac3+, Ti4+, Zn2+ आदि हैं, क्या हैं? तो दोस्तों ये सभी के सभी रंगहीन हैं। क्या हैं? रंगहीन है। क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? कोई एक ठो दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा ये कैसा है, ऑप्शन सेम इसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? रंगहीन। आपको इस चीज़ को रट लेना है कि क्या है, तो ये सभी को रंगहीन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न में कौन रंगीन है, माने रंग वाला? तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत इसमें क्या बताएं, Ac3+, Ti4+, और Zn2+, ये सभी के सभी क्या हैं? रंगहीन हैं। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन दिया हुआ है, बस एक ठो अलग है, यानी कि तब ये क्या है? रंगीन है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, जल में कौन रंगहीन है? यानी कि किसका जलीय विलयन रंगहीन होगा? किसका जलीय विलयन रंगहीन होगा? दोस्तों यहाँ पे पीछे वाला ही क्वेश्चन है, Ac3+, इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह का क्वेश्चन ही दोस्तों कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, आप मिलाकर देख लीजिएगा कितने बार का पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो याद रख लेना है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी। ये पीला या भूरा अवक्षेप देने वाला तत्व है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रोमियम के लक्षण रंगीन होते हैं
क्योंकि यह एक क्रोमियम रंगीन है। क्रोमियम क्या है? रंगीन है। क्यों रंगीन है? क्योंकि वो संक्रमण में आता है। क्यों रंगीन है दोस्तों? क्योंकि वह तत्व संक्रमण में आता है, इसलिए रंगीन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? किस संक्रमण तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? किस संक्रमण तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? तो देखिएगा यहाँ पे सभी के सभी संक्रमण हैं। अब जिस संक्रमण तत्व का परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसी का त्रिज्या कम होगा। जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसी का त्रिज्या कम होगा। तो देख रहे हैं कि एक ही श्रेणी का है और जिंक लास्ट में है, तो जिंक का ही परमाणु त्रिज्या क्या होगा? सबसे कम होगा। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? कौन है जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा है? मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होता है। ये आप देखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव कहने का अर्थ है रोल्ड गोल्ड किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। किससे बना होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये 29 ठो क्वेश्चन हमने तैयार किया। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कॉपी में भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम देने में आप लोग को, क्योंकि हम भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ाई में मन लगाइए। जितना आप टाइम दीजिएगा दोस्तों उतना आगे निकलते रहिएगा, और टाइम नहीं दीजिएगा तो आगे नहीं निकल पाइएगा, क्योंकि सभी का सपना होता है कि रिजल्ट सबसे 1 नंबर पे आपका रहे। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट में नंबर सबसे टॉपर पे हो जाए दोस्तों, सभी लोग का सपना होता है। लेकिन पढ़ाई सब कोई नहीं कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं वो कर ही लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी मन लगाकर घर पे पढ़ते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।